आज हमारा पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होगा। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को पढ़ने से पहले आइए जरा हम थोड़ा सा पिछला एक चैप्टर जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हमने पीएन जंक्शन का जिक्र किया था और डायोड का जिक्र किया। हमने कहा था कि पी टाइप और एन टाइप दो क्रिस्टल्स को मिला दें तो ये पीएन जंक्शन कहलाता है। और डायोड का नाम दिया बाद में उसको। फिर आपको ये भी बताया था कि हम अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ दें तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगी। और अगर हम P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ दें बैटरी के तो ये रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में इसमें करंट चलता है, लार्ज करंट चलता है, और रिवर्स बायसिंग में इसमें बैटरी की वजह से करंट या तो चलता ही नहीं है या ना होने के बराबर करंट चलता है, जिसको हमने लीकेज करंट का नाम दिया था। दूसरी बात, वहाँ पे इस जोड़ पे पीएन जंक्शन पे हमने एक बात की थी डेप्लीशन रीजन, और उसमें हमने कहा था कि इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ तमाम होल्स को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और होल्स को फिल कर दिया। तो अब ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ना यहाँ पे होल्स हैं, तो इसको हमने नाम दिया था डेप्लीशन रीजन का। तो बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में है। तो इसमें भी हम पीएन जंक्शन ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़रा स्पेशल किस्म की ये पीएन जंक्शन है जिस पे आप देख रहे हैं कि हम एन टाइप का साइज़ बड़ा छोटा सा है, पी टाइप का साइज़ बड़ा है, और ये एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया और P को ये नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, 50 वोल्ट दिए गए हैं, और ये रिवर्स बायसिंग हो गई। याद रखें, जो एन टाइप क्रिस्टल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बड़ी तादाद में होते हैं और चंद एक होल भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है एन में, और होल्स को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है। इसी तरह पी टाइप में जो हैं वो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो जब रिवर्स बायसिंग होती है तो जो करंट चलता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से चलता है। तो अब इसमें जो ये पी टाइप है ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल की मदद से ये बनाई गई है। इसी तरह एन टाइप के पास बड़ी तादाद में हमने कहा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हर वक्त देने को तैयार है इलेक्ट्रॉन, लिहाजा इसको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी या डोनर क्रिस्टल, इसको हम नाम देंगे। तो इसमें अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें कि इसको एन को बड़ा थिन बनाया गया है और इसके ऊपर एक बड़ी पतली सी थिन गोल्ड फॉयल, ताकि हम ये मेटल की इसकी दोनों साइडें हों और इसको हम बैटरी से जोड़ सकें, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इसको दे सकें। और ये थिन गोल्ड फॉयल, ये भी थिन गोल्ड फॉयल है, ये भी थिन गोल्ड फॉयल है। तो इसका बिल्कुल थिन होने का फ़ायदा ये है कि जब हम इधर से चार्ज पार्टिकल दाखिल करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये डेप्लीशन रीजन इनके बिल्कुल सामने है। लिहाजा वो रेडिएशन जिनके बारे में हमने मुताला करना है वो इस साइड से रेडिएशन दाखिल होंगी, इस गोल्ड को सोने के बिल्कुल पतली सी तह को क्रॉस करेंगी, एन टाइप में आएंगी, एन टाइप को क्रॉस करेंगी और इस डेप्लीशन रीजन में दाखिल हो जाएंगे। डेप्लीशन रीजन में आके ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगी और यहाँ पे बहुत से इलेक्ट्रॉन और होल्स पैदा हो जाएंगे। तो लिहाजा जो ही ये रेडिएशन दाखिल होंगी तो ये जो नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा हुए ये फिर सर्किट में चलना शुरू कर देंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट चलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह ये रेडिएशन है।
अगर ये रेडिएशन ज़्यादा होंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो वो जब ये करंट चलेगा तो इसके अंदर वही करंट जो चार्जेस की वजह से चल रहा है वो इस रेजिस्टेंस में से भी गुजरेगा और यहाँ से फिर एक बाहर कनेक्शन लगा दिया जाता है। ये जो सिग्नल आ रहा है इन रेडिएशन की वजह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से उसको बड़ा कर लेते हैं, एम्पलीफायर के साथ जोड़ दिया जाता है। फिर एम्पलीफायर के साथ स्केलर लगा होता है। स्केलर से मुराद आप कंप्यूटर समझ लें कि जो इधर से आने वाली रेडिएशन की वजह से जो करंट पैदा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से करंट पैदा हुआ है, पहले उसको बढ़ाया, फिर उसके बारे में कि वो कौन से पार्टिकल हैं, कितनी एनर्जी के हैं, वो तमाम मालूमात इधर से चलने वाले करंट से पता चल जाएंगी, जो कि स्केलर की मदद से स्केल के ऊपर, उसके स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। अब इसकी ख़ास बात क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो ये है कि जैसा हमने आपको वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में बताया कि ये जो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का आगाज़ हुआ, इसमें एक तो सस्ते किस्म के इंस्ट्रूमेंट बन गए, डायोड, ट्रांसिस्टर वगैरह। दूसरा, इनको फ़ायदा ये था कि बड़ी थोड़ी वोल्टेज से इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ भी जो ये रेडिएशन दाखिल हो रही है, अगर इनकी एनर्जी कम भी होगी वो भी इस डिटेक्टर से पता चल सकती है, जबकि दूसरे डिटेक्टर वहाँ पे काम नहीं करते, इस थोड़े एनर्जी वाले पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करते। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी अगर इनकी एनर्जी है आने वाले पार्टिकल की, तो उनका भी पता चलाया जा सकता है। तो एक और फ़ायदा है कि ये फास्ट काउंटिंग है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि गाइगर काउंटर में डेड टाइम था, स्लो काउंटिंग थी, तो इसमें फास्ट काउंटिंग है। तो ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई, इसके ज़रिए हम अल्फ़ा बीटा रेडिएशन का पता चला सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। गैमा रेडिएशन के लिए ये ख़ास किस्म का सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बनाया जाता है जो आपके कोर्स में नहीं है। और एक एडवांटेज इसका ये भी है कि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है, छोटे साइज़ में है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये तो था सारे का सारा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में। अब ज़रा दूसरे टॉपिक की तरफ आएँ। आज का दूसरा टॉपिक है न्यूक्लियर रेडिएशंस या न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो आपने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। केमिकल रिएक्शन में जब एटम करीब आते हैं तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और नए नए मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस का कोई किरदार नहीं है, न्यूक्लियस का कोई हिस्सा नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का कोई किरदार नहीं है, बल्कि इसमें सारे की सारी बुनियादी जो हिस्सादारी है वो न्यूक्लियस की है। न्यूक्लियस में अगर कोई तब्दीली होती है, न्यूक्लियस से अगर अल्फा पार्टिकल निकल गया, जैसे रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा, तो एक नया एलिमेंट बन गया, तो ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसी तरह हम छोटे पार्टिकल को बड़े एटमों की न्यूक्लियाई पे बम्बारमेंट करते हैं, तो उनकी नतीजे में फिर न्यूक्लियाई में तब्दीलियाँ होती हैं, तो वो और नए एलिमेंट बन जाते हैं, रिएक्टेंट्स और होती हैं, प्रोडक्ट और होती हैं, तो ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। इसी तरह आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि फिशन में है, भारी न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम है वह टूट जाता है और छोटे छोटे 2 एलिमेंट बन जाते हैं, ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। सूरज में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई बहुत सी तादाद में प्रोटॉन मौजूद हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, फ्यूजन हो रही है और हीलियम बन रही है, न्यूट्रॉन बन रहा है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज क्रिएटेड, देन फ्यूजन रिएक्शन, इन फ्यूजन रिएक्शन दैट इज आल्सो न्यूक्लियर रिएक्शन। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की। तो नाइट्रोजन, ये अल्फा पार्टिकल उसने पोलोनियम से लिए और जब अल्फा पार्टिकल इसके न्यूट्रॉन में पहुंचा तो ये दोनों एलिमेंट तब्दील हो गए। नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन बन गई और एक
प्रोटॉन न्यूक्लियस में से निकल गया। यानी आपने देखा एक बड़ा एलिमेंट था, एक छोटा एलिमेंट पार्टिकल, और ये रिएक्टेंट हैं। तो बड़े के लिए हम कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, छोटे के लिए स्मॉल एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन बड़ा एटम है और ये छोटा प्रोटॉन है, तो इसके लिए ऑक्सीजन के लिए बड़ा वाई और ये स्मॉल वाई। तो ये अमूमन ये एक जनरल इक्वेशन है जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अमूमन ज़्यादा यही होता है कि भारी एलिमेंट या बड़े एलिमेंट को सामने रख के उस पर किसी और सोर्स से छोटे पार्टिकल की बम्बारमेंट की जाती है। तो ये जो रिएक्शन हुआ, नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल आकर गिरा और उसके नतीजे में ऑक्सीजन और प्रोटॉन पैदा हुआ। तो ये जो इक्वेशन लिखी गई है, जाहिर बात है ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, न्यूक्लियर इक्वेशन है। इसमें दो खास बातें हैं। एक तो दोनों तरफ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर हो गई। जितने प्रोटॉन लेफ्ट पे हैं उतने ही प्रोटॉन राइट पे होंगे। जैसे ये 7 प्रोटॉन हैं, इसमें 2 प्रोटॉन है, 7 + 2 9 हो गया। इसी तरह ये 8 है, ये 1 है, 8 + 1 ये 9 हो गया। इसी तरह अगर आप इसमें न्यूट्रॉन देखें तो 14 - 7 7, 4 - 2 2, तो ये 7 इसमें न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो 7 + 2 तो ये 9 न्यूट्रॉन हो गई। इसी तरह यहाँ भी इन दोनों के मिला के 9 न्यूट्रॉन बनते हैं। तो इस तरीके से ये पार्टिकल की तादाद के हिसाब से इक्वेशन बैलेंस है। दूसरा इसमें होता है रेस्ट मास एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। जितनी लेफ्ट पे होगी उतनी राइट पे होगी। अब आप कहें सर ये रेस्ट मास एनर्जी का कैसे पता चलेगा? कि दर हकीकत हम इन दोनों तरफ के मैस को एटॉमिक मास यूनिट में देखेंगे। लेफ्ट के एटॉमिक मास यूनिट और राइट के एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरफ का मैस ज़्यादा है, किस तरफ का यू ज़्यादा है, AMU ज़्यादा है। तो फिर वो यू अगर ज़्यादा है तो वो कहाँ से आ गया, उसका भी जवाब देना पड़ेगा इन इक्वेशंस में। आइए ज़रा इस इक्वेशन को हल करते हैं। आपकी बुक में इसका एटॉमिक मास यूनिट, इसका एटॉमिक मास यूनिट दोनों को ऐड किया गया, फिर इन दोनों का मैस ऐड किया गया, तो ये मैस ज़्यादा है, ये मैस कम है, और ये मैस का जो फ़र्क है 0.00124 यू के बराबर डिफरेंस है। यानी इतना मास इधर पैदा हो गया। अब सवाल ये है कि ये मैस इस तरह तो पैदा नहीं हो सकता, ये कहीं से आया होगा, कोई एनर्जी होगी जिसने इधर मैस की शक्ल अख्तियार की। तो हमने ये कैलकुलेट किया कि 0.00124 को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। एक यू बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के। तो ये एनर्जी बनती है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी एनर्जी इस तरफ आके मैस में कन्वर्ट हो गई। अब सवाल ये है कि फिर ये एनर्जी यहाँ किसके पास थी? दर हकीकत जब हमने अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन पे बम्बारमेंट की तो ये अल्फा पार्टिकल हमने पोलोनियम से हासिल किया, और पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो 1.13 से भी ज़्यादा है। लिहाजा इतनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, इतनी एनर्जी मैस में तब्दील होगी, और बाकी जो एनर्जी बची वो इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब अगली बात ये कि क्या इसका उल्टा अमल भी हो सकता है कि भाई ऑक्सीजन पे प्रोटॉन की बम्बारमेंट की जाए, क्या दोबारा फिर नाइट्रोजन और हीलियम बन सकती है? तो इसका जवाब भी हाँ में है कि आप ऑक्सीजन को सामने रखें और किसी ऐसी मशीनें जो पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा सकती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सेलरेटर। उन्हीं में से एक मशीन है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन की मदद से अल्फा पार्टिकल की प्रोटॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा के ऑक्सीजन सामने रख के उस पर बम्बारमेंट की जाती है, और जब बम्बारमेंट की जाती है तो फिर ये उल्टा रिएक्शन ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन दैट विल बी कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन एंड अल्फा पार्टिकल या हीलियम में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से लेबॉर्ट्री में
हम बहुत से बड़े पार्टिकल को, बड़े न्यूक्लियाई को सामने रख के छोटे पार्टिकल की उन पे बम्बारमेंट करके हम नए नए एलिमेंट्स बना सकते हैं, नए नए आइसोटोप्स बना सकते हैं। अब इसी तरह का कुछ मामला न्यूट्रॉन की दरियाफ्त पे भी है। न्यूट्रॉन को चैडविक ने दरियाफ्त किया। न्यूट्रॉन ने इसी पोलोनियम से, जिससे रदरफोर्ड ने यह तजर्बा किया था, पोलोनियम से उसने अल्फा पार्टिकल लिए और बेरिलियम के ऊपर उसके ने बम्बारमेंट की। न्यूक्लियर रिएक्शन है ये भी, कई एग्जाम्पल देने पड़े। तो अल्फा पार्टिकल की जब बम्बारमेंट की तो उसमें से अनचार्ज पार्टिकल निकले, न्यूट्रॉन और कार्बन 612 हासिल हुआ। यानी ये बेरिलियम भी बदल गई, कार्बन और एक न्यूट्रॉन दाखिल एमिट हो गया। तो अब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा वो पार्टिकल जिन पे चार्ज ना हो उनको डिटेक्ट करना, उनकी मालूमात लेना खासा मुश्किल काम है। लेकिन इसमें एक और उसने जो तजर्बे को आगे बढ़ाया, बेरिलियम वाले तजर्बे को, उसने अल्फ़ा पार्टिकल को, ये एक दोबारा फिर ये डायग्राम बनी हुई है, पोलोनियम से अल्फ़ा पार्टिकल ये निकले, आगे बेरिलियम पे गिरे, ये न्यूट्रॉन आ गए यहाँ पे। न्यूट्रॉन जो निकले इन पे कोई चार्ज नहीं था इनके, लेकिन इनके आगे पैराफीन रख दिया हमने। पैराफीन में बहुत बड़ी तादाद में प्रोटॉन हैं, तो इन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को टक्कर मारी, खुद रुक गए और प्रोटॉन को यहाँ से निकाल दिया। तो जिससे हमें ये पता चला कि ये जो ऐसा पार्टिकल है जो बेरिलियम से निकला है कि जिसका मैस प्रोटॉन के बराबर है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका थोड़ा सा अगर हम पिछला हवाला दें, हमने आपको बताया था इलास्टिक कुलियन चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में कि हम अगर दो बॉडीज़ को देखें जिनका मैस बराबर है, ये रेस्ट पे है और ये पहली बॉडी जो है ये चल रही है वेलोसिटी v से, तो जब ये पहले वाली बॉडी इसको टक्कर मारेगी तो ये पहले वाली बॉडी रुक जाएगी, ये रेस्ट पे आ जाएगी और दूसरी बॉडी जो है इसी वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगी जिस वेलोसिटी से पिछली बॉडी आ रही थी। तो ये ख़ास बात उसी वक्त होगी, ये ख़ास मामला, जबकि दोनों बॉडीज़ का, पहले वाली और दूसरी बॉडी का मैस बराबर हो। तो यहाँ भी क्योंकि ये जो पार्टिकल था जो बेरिलियम से निकला जिस पे कोई चार्ज नहीं था, तो वो जब आगे आया तो पैराफीन में से उसने एक ऐसा पार्टिकल निकाल दिया जिसका मैस उसके बराबर था और वो प्रोटॉन है और ख़ुद रुक गया। लिहाजा कन्फर्म हो गया कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है। तो ये तो था सारे का सारा न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, और इसी के साथ ही आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू।